हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th इंग्लिश के पहले चैप्टर की जो पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत लेजेंडरी पोएट ने जिनका नाम था रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अब चलिए इस पोएम को हम डिस्कस करते हैं। द वे अ क्रो शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब इन चार लाइनों को पढ़ के आप सबसे पहले स्नो पढ़ रहे हैं और हेमलॉक ट्री पढ़ रहे हैं। हेमलॉक ट्री एक तरह के एल्पाइन वेजिटेशन का पेड़ होता है और ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है। तो ये पहले चार लाइन पढ़ के आपको लोकेशन का अंदाजा हो जाएगा कि दरअसल में जो पोएट हैं वो किस जगह पे हैं, कि वो जगह बहुत ठंडे इलाके में है, वहाँ बर्फ गिरी हुई है और दूर दूर तक हेमलॉक के बड़े बड़े पेड़ हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा राइटर को दिख रहा होगा जब उनके मन में एक ख्याल आया और उन्होंने पोएम लिखी है। तो अब राइटर जब इस जगह में है और इस जगह से गुजर रहा है या फिर हेमलॉक ट्री के नीचे, किसी हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा कुछ सोच रहा है, उस टाइम के आसपास होता क्या है अब यहां से देखना शुरू करते हैं। द वे अ क्रो शोक डाउन ऑन मी, यानी कि जिस तरह से एक कौवा हिलता है और उसके हिलने की वजह से पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है। बर्फ जब इतने ठंडे इलाके में होती है तो बहुत ड्राई होती है, बहुत पाउडरी होती है, तो जो वह गिरती है तो बिल्कुल वैसे ही महसूस होती है जैसे धूल गिर रही हो। और तेज हवा चलती है तो जैसे धूल उड़ती है उसी तरीके से तेज हवा चलने पे बर्फ भी उड़ती है। तो बिल्कुल बर्फ को डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है कि बर्फ की धूल है वो। तो राइटर उस जगह के बारे में बताते हैं कि वो ऐसे किसी नज़ारे में, ऐसी किसी जगह में बैठे हैं या फिर चल रहे हैं और वो देखते हैं कि कौवा अजीब तरीके से कुछ हिलता है और उसके हिलने की वजह से बर्फ आके गिरती है उस पोएट के ऊपर, राइटर के ऊपर। अब सिंपल सी सिचुएशन है। अब राइटर क्या कहते हैं आगे, पोएट जो है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूड। र्यूड का मतलब होता है र्यून, यानी कि किसी चीज का खराब होना। तो राइटर क्या कहते हैं कि अब ये जब बर्फ उन पे गिरती है तो इसकी वजह से उनका मूड थोड़ा चेंज हो जाता है, और मूड चेंज होता है तो मूड अच्छे से बुरा हो सकता है या बुरे से अच्छा हो सकता है। अब आगे देखते हैं मूड कैसा है। सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूड, यानी कि राइटर का मूड खराब था और इस वजह से इन्होंने, राइटर ने कहा है कि वो दिन जो दिन बर्बाद हो रहा था, यानी कि राइटर किसी चीज़ की चिंता में थे, किसी चीज़ की परेशानी में थे, स्ट्रेस में थे और उनका पूरा दिन जितना अभी तक गुजरा है वो खराब हो रहा था दिन किसी चीज़ की चिंता में, एंग्जाइटी में। और जब वो राइटर के साथ ऐसा होता है कि वो टहलते हुए कोई कौवे को देखते हैं और उन पे बर्फ गिरती है, तो राइटर को अचानक से, पोएट को ये महसूस होता है कि यार इतना अच्छा नज़ारा है, इतना अच्छा वक्त चल रहा है, लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, क्यों खामखा की चिंता करके मैंने अपना पूरा इतना टाइम बर्बाद कर दिया। अब उनका जब मूड अच्छा हुआ तो उनको ख्याल आया कि नहीं, मूड अपना अच्छा रखना है, जो इस वजह से इन्होंने कहा है कि सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, कि अब का जितना बचा हुआ दिन है उस दिन को बचा लिया, समझ ली इस मोमेंट ने, कि अब जो बचा हुआ दिन है उस दिन में उनका मूड इतना खराब नहीं होगा, मूड उनका थोड़ा सा अच्छा हो गया। इस नेचर को देख के, उस नज़ारे को देख के वो महसूस होना कि क्यों मैं खामखा की टेंशन में हूँ, अभी का जो टाइम है, अभी का टाइम इतना अच्छा चल रहा है, इसमें जिया जाए। तो इस पोएम से, इस छोटी सी पोएम से आप कई सारे थॉट्स निकाल सकते हैं कि इस पोएम के जरिए पोएट क्या क्या मैसेज देना चाह रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने जब पोएम पढ़ी तो मुझे जो कुछ भी चीज़ें समझ में आई वो शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि राइटर या पोएट एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाह रहे हैं कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, कि हम सब जितने भी इंसान हैं दुनिया में, अगर इस चीज़ को नोटिस करें कि हमारे दिमाग में क्या कुछ चलता है हमेशा, अगर आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें तो इंसान जितने भी हैं ज़्यादातर टाइम या तो फिर पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, गुजरे हुए टाइम के बारे में कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हो जाता तो, वैसा हो जाता तो, या तो फिर हमेशा भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। और इस चक्कर में वो प्रेजेंट मोमेंट नहीं जी पाते। जब भी वो पुराने गुजरे हुए वक्त के बारे में सोचेंगे या भविष्य के बारे में सोचेंगे, उनके मन में एंग्जाइटी पैदा होगी, हमेशा स्ट्रेस और टेंशन डेवलप होगा।
वो कभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी पाते, प्रेजेंट मोमेंट में इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते दुनिया में ज़्यादातर लोग। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज राइटर ने दिया है कि इंसानों को हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप भविष्य की प्लानिंग ना करो, और इसका ये भी मतलब नहीं कि गुजरे हुई चीज़ों का मंथन नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। पास्ट का मंथन करना चाहिए और भविष्य के भी विचार करने चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उस बोझ को लेकर हमेशा चलते रहो। तो लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट की सोच, भविष्य का सोचना है, सोच लिया, उस किसी चीज़ के बारे में सोचना है, गुजरे हुए टाइम की सोचना ज़रूरी था, तभी आप इम्प्रूव करोगे, तो वो भी सोच लिया, लेकिन प्रेजेंट में जिए। ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज था। एक और बहुत खास चीज़ जो कहना वो चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ की चिंता कर करके आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते। चिंताओं से कोई चीज़ नहीं बदलती। अगर कोई चीज़ पास्ट में हो गई तो पास्ट की चीज़ नहीं बदल सकती, और भविष्य की किसी चीज़ की चिंता में तो चिंता की वजह से भविष्य भी ऐसा नहीं है आपके चिंता करने की वजह से बदल जाएगा। कोई चीज़ अगर बदलेगी तो वो आपके एक्शन मतलब बदल पाएंगे, लेकिन इस चिंता करने की वजह से कुछ बदले चाहे ना बदले, आपका प्रेजेंट मोमेंट जो है वो खराब हो जाता है। आप में भी शायद यार दोस्तों के साथ हों, आपको हंसी मजाक करना चाहिए, अच्छा टाइम गुजारना चाहिए, लेकिन आप किसी चीज़ की चिंता में हैं। मौसम अच्छा हो रहा है तो अच्छे मौसम को एंजॉय करने की बजाय, उस मोमेंट को एंजॉय करने की बजाय आप किसी चीज़ की चिंता में हैं, तो आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट कभी नहीं जी पाएंगे। आप हमेशा गुजरे हुए कल में या फिर आगे आने वाले कल में जीते रहेंगे, और कभी आपकी लाइफ यूं गुजर जाएगी और आपको महसूस नहीं होगा कितनी जल्दी से लाइफ गुजर गई, और फिर कभी जब एहसास होगा तो आपको लगेगा आपने कभी जिया ही नहीं। और मरते टाइम बूढ़े लोगों को अक्सर बुढ़ापे में बहुत अफसोस होता है कि यार पूरी लाइफ चली गई, हम जी नहीं पाए। तो जी नहीं पाए का क्या मतलब होता है? वो जिए पूरे टाइम लेकिन कभी फील ही नहीं कर पाए, क्योंकि उस मोमेंट में वो थे ही नहीं। और राइटर और भी कई सारे बड़े बड़े मैसेजेस देने की कोशिश करा होगा उन्होंने, जैसे कि डोंट वेट फॉर फ्यूचर हैप्पीनेस टू बी हैप्पी इन द प्रेजेंट मोमेंट, कि भविष्य की खुशियों का इंतजार नहीं करना चाहिए प्रेजेंट टाइम में खुश होने के लिए। अभी आपके पास जितना है उससे खुश रहिए, कंटेंटेड रहिए, और अपने दिमाग को ट्रेन रखिए कि आपका दिमाग शांत रहे। ये एक तरह की ट्रेनिंग होती है कि आपका दिमाग शांत रहे अलग अलग सीन सिचुएशंस में। और राइटर यहाँ एक और मैसेज देना चाह रहे होंगे कि जो उम्मीद होती है, यानी कि होप, उम्मीद और खुशी कैसे भी एडवर्स सिचुएशंस में पाई जा सकती है। अब जैसे कि इस पोएम का एक इंटरप्रिटेशन ये भी है, कई लोग का ये कहना है कि हेमलॉक ट्री जो होता है, इस पेड़ के जो फल होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो हेमलॉक ट्री को कई सारे लोग इस तरीके से देखते हैं कि ये अच्छा पेड़ नहीं है, या फिर ये मनहूसियत का प्रतीक है, या फिर बैड लक या बैड ओमेन का प्रतीक है। इसी तरीके से जो कौवा, जो पंछी है, इसको भी एक बुरी नज़र से देखते हैं कई सारे लोग कि ये अपशगुन होता है, अशुभ पक्षी है। तो इस पोएम में हेमलॉक ट्री और क्रो यानी कि कौवे दोनों का जिक्र है। तो कई सारे लोग इस पोएम को इस तरीके से भी इंटरप्रेट करते हैं कि हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए और उस क्रो के आसपास रहते हुए भी उनका मूड, जो पोएट का मूड अच्छा हो गया और उनको इतने अच्छे ख्याल आए। तो यहाँ से एक मैसेज ये भी कुछ निकालने की लोग कोशिश करते हैं कि एडवर्स कंडीशंस में भी, यानी कि बुरी सिचुएशंस में भी, जहाँ पे उम्मीद नहीं हो कि कुछ अच्छा हो सकता है, वहाँ पे भी इंसान उम्मीद और खुशियाँ ढूंढ सकता है, तलाश सकता है। और एक और चीज़ जो जिस एस्पेक्ट पे बात करती है ये पोएम, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है नेचर का। इस पोएम में जो राइटर का मूड अच्छा हुआ, वो मूड अच्छा हुआ उस कौवे की वजह से। उस कौवे ने मूवमेंट जो किया और वो उस नज़ारे को देख के, उस बर्फ से जब टच हुआ, बर्फ उसके ऊपर गिरी, जब बर्फ से कांटेक्ट हुआ उसका और आसपास का नज़ारा उसने देखना शुरू किया, मतलब फील करना, तब उनका मूड अच्छा हुआ। तो नेचर जो है ये हमेशा सुकून लाता है, एक रिलीफ लाता है। अगर आप नेचर को फील करें, अगर आपका मूड कभी खराब हो, आप कभी खुद अपनी लाइफ में ट्राई करिएगा कि मूड अगर आपका अपसेट हो, आप जानवरों के पास थोड़ा वक्त बिताइए। अगर आपके पास कोई पेट्स हैं या फिर कोई जानवरों के साथ वक्त बिताइए, आपको अच्छा फील होगा। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनको ये प्रॉपर कंसल्टेंट जो लोग होते हैं बोलते हैं कि आप जाइए नेचर में घूमिए, अगर हो सके तो आप कोई पेट पाल लीजिए, कोई बिल्ली पाल लीजिए, कुत्ता पाल लीजिए, कोई पंछी पाल लीजिए,
तो नेचर का एक बहुत बड़ा हीलिंग रोल होता है हम इंसानों के लिए, चाहे फिजिकल हमें हील करना हो, चाहे मेंटल, चाहे इमोशनल। तो ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन एस्पेक्ट्स पे ये पोएम टच करते हुए गई है, और भी कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। फिलहाल हम बस इतना डिस्कस कर रहे हैं, इतना सा काफी है। ये क्लिप जो आपने देखी, ये हिस्सा थी हमारे टीचमेंट कोर्सेज का। हम क्लास 7th, 8th और 9th के लिए ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं, जिसमें हम क्लास 7th और 8th को मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडी पूरा कवर करा रहे हैं। इसके अलावा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स जो होने हैं, इसके लिए इंग्लिश और रीजनिंग एप्टीट्यूड की भी प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। इन तमाम चीजों के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, स्टडी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे टाइम टाइम पे। क्लास 9th के लिए हम फिलहाल मैथ्स और साइंस करा रहे हैं, इसके साथ साथ इंग्लिश और रीजनिंग एप्टीट्यूड भी। ये तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी इस क्लासरूम आईडी पर। टीचमेंट ऐप डाउनलोड करके आप ये क्लासरूम आईडी डालेंगे तो फिर आपको बाकी सारे डिटेल्स भी पता चल जाएंगे। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारे पेड लाइव क्लासेस के लिए बाकी डिटेल्स आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं बाकी डिटेल्स। तो ये थी क्लास 10th इंग्लिश के पहले चैप्टर की पोएम द डस्ट ऑफ स्नो। चलिए फिर, थैंक यू।